हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड MPS 04, जिसका सब्जेक्ट नेम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियां। तो इस विषय का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF देखेंगे। और यहाँ पे आपको बता दूँ, 2 सेटों में कुल आपको 20 क्वेश्चंस विद आंसर दिया जाएगा। फर्स्ट सेट यहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, और इसे अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस PDF से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये PDF मिलने वाला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सेटों में 10+10 20 क्वेश्चन होंगे। सेट 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और सेट 2 जो है पेड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो उसके लिए आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर इस वीडियो पे 500+ लाइक आ गए तो हम आपको सेट 2 भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। सेट 1 आपको किस तरीके से फ्री मिलेगा आगे हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए आज के स्टडी हम शुरुआत करते हैं। यदि आप किसी और सब्जेक्ट का भी इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट के द्वारा बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट का आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है चाहते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आपका समसामयिक अवधि काल में तुलनात्मक राजनीति और इसके विकास का परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन को सरल कर देता हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है तुलनात्मक राजनीति के बारे में, और आज के समय में इसका किस प्रकार से विकास होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र होता है तुलनात्मक राजनीति का, तो नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे हमें तुलना करना है। तो ये तुलनात्मक किस प्रकार से की जाती है? तो ये तुलना की जाती है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां होती है, राजनीति में जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनकी प्रक्रिया होती है और राजनीति का जो व्यवहार होता है, तो इसको तुलनात्मक रूप से विश्लेषण किया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विभिन्न देश हैं, राज्य हैं, तो उनकी किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, उन राजनीतिक प्रणाली में हमें क्या समानताएं देखने को मिलती है, क्या भिन्नता देखने को मिलती है, उनको पहचाना जाता है और उनको समझने का प्रयास किया जाता है। वो किसमें होता है? आपका तुलनात्मक राजनीति में। तुलनात्मक राजनीति के अगर अध्ययन की बात करें तो इसमें केवल जो है राजनीतिक प्रणालियों का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि इसका क्षेत्र अब और ज़्यादा विस्तृत हो गया है, जिसमें हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी स्टडी करते हैं। शासन की जो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे कि किसी देश में हम देखते हैं भाई लोकतंत्र है, किसी देश में जो है तानाशाह है, ठीक है, किसी देश में एक दल व्यवस्था का प्रभाव है। तो इन सब चीज़ों का जो है कंपैरिजन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम उस देश की जो है बात करें चुनाव प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है, या फिर उनकी राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की है, और वहाँ नागरिक समाजों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको बेसिक इंट्रो मिल गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके विकास की कि तुलनात्मक राजनीति का विकास कब और कैसे हुआ, तो देखिए, हालांकि जो तुलनात्मक राजनीति था इसका अध्ययन बहुत ही पहले शुरू हो गया था। बहुत पहले से यहाँ तात्पर्य है कि एक जो प्रमुख यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे, तो उन्होंने भी अपने समय के कई देशों के तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक वहाँ के जो संविधान है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने, अरस्तु ने कर दिया था। लेकिन इसके जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं या आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, तो इसकी जो नींव रखी गई वो रखी गई थी 20वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाया गया और इसका एक व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया गया था। अगर इसकी हम प्रारंभ की बात करते हैं तो देखिए, इसका प्रारंभ होता है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत से। तो इस दौरान क्या घटनाएं घट रही होती हैं विश्व स्तर पे? तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं वहां किस प्रकार का उद्योगीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से वहां राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है और कई देशों में राजनीतिक संरचनाएं जो है चेंज हो रही है। तो इस समय जो है
19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इन सभी यूरोपीय देशों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया गया और इन घटनाओं ने, औद्योगिकरण ने और वहाँ की बदलती राजनीति परिस्थितियों ने तुलनात्मक अध्ययन को प्रेरित किया और पश्चिमी जो यूरोप में लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनका धीरे धीरे विकास हुआ और इन सभी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। फिर इसमें हम आगे जब देखते हैं 20वीं शताब्दी, जिसे विज्ञान युग भी कहा जाता है, तो विज्ञान युग में तुलनात्मक राजनीति का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से इसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है और इसमें तुलनात्मक अध्ययन को और अधिक वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। जिसके बाद इसमें हम देखते हैं कि शोध किया जाता है, डेटा संग्रहण को महत्व दिया जाता है, यानी जो भी स्टडी किया जा रहा है उन सब के डेटा को एकत्रित किया जाता है और इस प्रकार से तुलनात्मक जो राजनीति है वो और अधिक व्यावसायिक बन जाती है और वैज्ञानिक रूप धारण कर लेती है। व्यावसायिक से यहाँ ये तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे जो भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसे आप ये ना समझे कि ये फोकट में या फ्री फंड में किया जाता है। इन तुलनात्मक अध्ययन का बहुत बड़ा एक मार्केट भी है, ये जो रिसर्च होते हैं इनको सेल किया जाता है, तो इसीलिए इसका व्यावसायिक और वैज्ञानिक रूप सामने आया। आगे हम बात करें तो इसमें कुछ और डेवलपमेंट हमें कब देखने को मिलते हैं, सन 1950 और 70 के दशक में। तो इस दशक में होता क्या है कि पहले तो शुरुआत में जो तुलनात्मक राजनीति का केंद्र बिंदु था वो केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण था, यानी जो संगठन है, यानी कि जो है कानून व्यवस्था कैसी है किसी देश की, वहाँ की चुनाव प्रणाली कैसी है, वहाँ की राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है, वहाँ के दलों की क्या संख्या है या किस प्रकार से दल जो है रिएक्ट करते हैं, तो शुरू में ये संस्थागत दृष्टिकोण ही अपनाया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इसमें 1950 से 70 के दशक में देखते हैं कि इस अध्ययन ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपना लिया। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में क्या क्या शामिल हो गया, तो इसमें शामिल हो गया कि अब हम राजनीतिक संस्कृति, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनका भी स्टडी करने लगे, समाज के विभिन्न वर्गों का और राजनीति व्यवहार किस प्रकार का है, तो ये सारी चीजें हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसका समकालीन दृष्टिकोण और वैश्वीकरण में। तो वैश्वीकरण के युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो वैश्वीकरण से एक सीधा अर्थ आप स्पष्ट समझते होंगे कि इस दौर में क्या हुआ कि जो भी सारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर थे वो सारे खुल गए। तो यहाँ पे ये बॉर्डर सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज़ों के लिए खुल गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये जो बाउंड्री खुल गई तो इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन था उसने एक नया आयाम हासिल कर लिया। पहले किसी एक देश, ठीक है, अंदरूनी देश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, वहां के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब से वैश्वीकरण का युग आया तो एक देश का बाहरी दूसरे देश के साथ जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। इसके अलावा पर्यावरण संकट इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पर्यावरणीय संकट के बारे में स्टडी किया जाने लगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष हो रहा है, किसी ना किसी देश का युद्ध चल रहा है, तो इनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ कंक्लूजन है, इसे आप चेक कर लें। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था पीडीएफ की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो ये केवल और केवल हमारे सब्सक्राइबर को मिलेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और हम अपने टेलीग्राम पे इसका कंप्लीट पीडीएफ वहां अपलोड कर देंगे। लेकिन पीडीएफ ओपन करने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप उस पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे, क्योंकि वो पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और मैं पासवर्ड आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपसे पूछता है डेविड ईस्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत बताना है आपको और उसकी आलोचना की है करना है। तो डेविड ईस्टन का जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत था ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि राजनीति और समाज के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास था। और इस सिद्धांत को ईस्टन ने 1953 में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने समाज और राजनीति जो है उनके संबंधों को समझने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने कई प्रमुख तत्वों के बीच अंतरक्रिया को समझाया। तो यहाँ पे जो सबसे सिद्धांत का प्रमुख तत्व था वो था राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पे ईस्टन ने जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको एक सिस्टम का नाम दिया। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? एक सिस्टम है। एक सिस्टम के रूप में देखा जिसमें कि विभिन्न घटक होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके कि बहुत सारे घटक होंगे और ये घटक या सिस्टम क्या करता है? समाज से इनपुट
प्राप्त करता है। इनपुट किस प्रकार के प्राप्त करेगा? हो सकता है ये जनमत होगा, ठीक है, राजनीतिक दबाव होगा, इसके अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। और जब इन इनपुट को राजनीतिक सिस्टम प्राप्त करेगा तो उसके बाद क्या करेगा? इन इनपुटों को प्राप्त करने के बाद वो आउटपुट देगा। और आउटपुट किस माध्यम से देगा? तो ये आउटपुट हो सकता है कानून निर्माण, ठीक है, कोई कानून हो सकता है, कुल रूल हो सकता है, कोई या रेगुलेशन हो सकता है। इसे अब क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे देश में एक बहुत लंबे समय से आप एक वाक्य सुन रहे होंगे या घटना सुन रहे होंगे, जो है कृषक आंदोलन, ठीक है। तो कृषक आंदोलन क्या कर रहा है? राजनीतिक सिस्टम पे या राजनीतिक व्यवस्था पे एक दबाव बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, ये दबाव बना रहा है। तो इस दबाव को के द्वारा सरकार को क्या मिल रहा है? इनपुट मिल रहा है। क्या इनपुट मिल रहा है? कि हमें जो है किसानों की मांग पूरी करनी पड़ेगी। ये मांग किस प्रकार की है? एक तो उन्हें एमएसपी देनी है, ठीक है, एमएसपी देनी है। इसके अलावा जो है उन न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा जो भी उन पे केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करना है, या उनके जो है खाद्य फ्री में उपलब्ध करवाना है। तो ये सब कुछ इनकी मांगे हैं जो कि सरकार को एक इनपुट के रूप में मिल रही है। बाद में सरकार क्या करेगी? इस पे विचार विमर्श करेगी और जब कोई नया कानून लेके आएगी या निर्णय लेके आएगी तो ये आउटपुट कहलाएगा। और फिर जब ये आउटपुट वापस समाज में जाएगा तो इससे क्या होता है? समाज इस पे फिर क्या है? रिएक्शन देगा, यानी प्रतिक्रिया देगा। और इस प्रतिक्रिया देने के बाद, जैसे हमने 3 कृषि कानूनों की बात की, 3 कृषि कानून बनाए गए हमारे देश में, लेकिन इन कानूनों को कृषकों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि दोबारा इस पे प्रतिक्रिया दी गई। किसके द्वारा? कृषक द्वारा। तो इस प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने फिर विचार विमर्श किया, उसमें संशोधन किया और इन 3 कृषक कानूनों को खारिज कर दिया, ठीक है। तो यह था इनपुट आउटपुट सिद्धांत और इसमें एक प्रतिक्रिया प्रमुख तत्व होता है। इसके अलावा इसका एक और हेडिंग आ जाता है राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति में हम क्या देखते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण घटक जो हैं, ठीक है, राजनीति के, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी इसमें स्टडी किया जाता है और शासन को जो है स्थिर और परिवर्तन करने के लिए ये सारी चीज़ें, राजनीतिक सांस्कृतिक और दबाव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखिए आलोचना किस प्रकार से की जाती है। तो आलोचक कहते हैं ना कि जो इसका डेविड स्टर्न का जो सिद्धांत है ये बहुत अधिक सरल है और अव्यवहारिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनपुट और आउटपुट आप समाज के केवल एक ही वर्ग को एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। यानी अगर हम भारत के विषय में जाने या समझे तो हमारा देश विविधताओं से भरा है। किसी वर्ग की कुछ मांग होती है, किसी वर्ग की कुछ मांग होती है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल से इसे समझे तो जैसे कि हमारे देश में जो है एनआरसी की बात की जा रही थी, ठीक है, एनआरसी की। तो एक पक्ष जो था इसके विपक्ष में था और दूसरा इसके पक्ष में भी काफी लोग समर्थन कर रहे थे। तो यहां पे सरकार के लिए इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सरल नहीं, ये एक तो बहुत ज्यादा सरल है और अव्यवहारिक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी इससे यही आ जाता है कि समाज में विविधता का भाव, हमारे देश में इतनी विविधता है कि हम किन किन लोगों की बात सुनेंगे और कैसे नियम कानून बनाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। इसके अलावा सामाजिक संघर्षों की अनदेखी की गई। तो ईस्टर्न के जो सिद्धांत थे उसमें जो समाज में मौजूद विभिन्न संघर्ष और असंतोष है उसकी उपेक्षा की जाती है और उनका मॉडल जो है अधिकतर सहमति और सामंजस्य पर आधारित है। ईस्टर्न कहते हैं कि समाज में एक इनपुट आएगा, फिर आउटपुट आएगा और दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी और नियम कानून लागू हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, ये सहमति और सामंजस्य बनाना बहुत अधिक डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा देखते हैं स्थिरता और परिवर्तन के बीच अंतर। यह सिद्धांत मानता है कि सिस्टम को निरंतर प्रक्रिया मिलती रहती है, ठीक है। यानी जो सिस्टम है जिसमें हमने पढ़ा था कि सिस्टम को इनपुट मिलता रहता है और वो आउटपुट के द्वारा उसमें सुधार करता रहता है। लेकिन ये कहना भी टोटली गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि सरकार कई बार जो है इनपुट पे रिएक्ट नहीं करती है। जो है आम जनता या सामाजिक समूह या दबाव के बावजूद सरकार अपनी बातों पे अड़िग रहती है और उसमें वो पुनः सुधार करती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वैश्वीकरण और आधुनिक चुनौतियां भी हमें इसमें देखने को मिलती है। यानी कि अब जो इशू है किसी भी देश के, वो केवल उस देश के आंतरिक इशू नहीं रह गए हैं, बल्कि इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज अगर हमारे देश में कोई आंदोलन हो रहा है तो उसका समर्थन विदेशों से भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यह सिद्धांत के लिए बहुत अधिक चुनौतियां थी। तो ये था
आपका डेविड ईस्टन का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति के अगर सिद्धांतों को देखें तो इसमें हमें कई सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो कि समय और स्थान के साथ विकसित होते रहे, यानी हर जगह पे हमें कुछ अलग सिद्धांत देखने को मिला और धीरे धीरे ये सारे सिद्धांत आगे विकसित हुए और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि कौन कौन से सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों में देखें तो सबसे प्रमुख सिद्धांत आता है ईश्वरीय सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का जो ईश्वरीय सिद्धांत है वो मानता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है, और ईश्वर ने ही एक शासक को चुना और जनता को चुना, और जो शासक को जो शक्तियां दी गई है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, ठीक है। ईश्वर का आदेश है कि उसको लोगों पे शासन करना है। और ये थ्योरी किसने दी? ये दी हेनरी ऑफ बोर्गेसिस और जेम्स ने। तो ये जो विद्वान थे इन्होंने ईश्वरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ देखिए इसमें हम आलोचना भी देखते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य जो है वर्णन करें। तो आलोचना इसकी क्या है कि देखिए यह सिद्धांत जो है लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन ये सिद्धांत ईश्वरीय सिद्धांत की बात करता है, तो ये एक कल्पना मात्र सी लगती है। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत था वो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जो विद्वान थे उनका मानना था कि जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, वो होती है मानवों के बीच आपसी समझौते और अनुबंध से। यानी आपस में ये क्या करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं एक, ठीक है, मिल रहे हैं और विचार विमर्श के बाद इन्होंने आपसी समझौता किया और उस समझौते के बाद एक राज्य अस्तित्व में आता है। और इस सिद्धांत को कौन कौन मानते हैं? तो वो मानते हैं हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ठीक है। तो ये जो विद्वान थे ये इसके समर्थक थे राज्य के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के। तो इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी क्या थी? थॉमस हॉब्स कहते हैं कि प्रकृति की स्थिति में मानवों के बीच संघर्ष होता है और शांति बनाए रखने के लिए लोग एक सामाजिक अनुबंध पर सहमत होते हैं जिसमें वे अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा राज्य को सौंप देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जॉन लॉक कहते हैं कि सामाजिक अनुबंध राज्य के गठन के लिए किया जाता है ताकि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। रूसो ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति सामूहिक इच्छा के आधार पर होती है और राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। तो ये आपको याद करनी होगी कि इनकी थ्योरी क्या थी। फिर इसकी आलोचना देखें तो जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है उसके आलोचक ये कहते हैं कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो हमारे पास है ही नहीं। हम इस चीज को कैसे मान ले कि किसी जगह पे 4 लोग या 10 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आपसी समझौता किया और राज्य को जन्म दे दिया या राज्य का जन्म हुआ। तो इस थ्योरी को सिद्धांतों के आधार पे जो है नकारा जाता है कि इसका हमारे पास कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। फिर आता है बल प्रयोग का सिद्धांत। तो बल प्रयोग के सिद्धांत में कहा जाता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ वो बल और हिंसा के माध्यम से हुआ। इनका कहना है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया या उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया गया, उनको अपने अधीन कर लिया गया और इस प्रकार से उन पर शासन करना शुरू कर दिया गया और इसी शासन व्यवस्था ने जो है राज्य को जन्म दिया। तो इसको मानने वाले कौन थे? तो इसको मानने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर और जॉर्ज विलो। तो उन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी भी आलोचना की गई। इसकी आलोचना इस आधार पे की गई कि यह सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के मौलिक विचारों के विपरीत है, जैसा कि अधिकारों की समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांत। यह न केवल राज्य की उत्पत्ति को हिंसा से जोड़ता है बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न संघर्ष की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आलोचना इसकी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं परिवार सिद्धांत। तो परिवार सिद्धांत के जो विद्वान थे उनका मत था कि एक परिवार में जो पिता है या पुरुष है, प्रारंभ में अपने परिवार में अपनी सत्ता चलाई गई, उसने अपने आप को सर्वोच्च साबित किया और उसने अपना परिवार चलाया। ठीक है, तो इसी वर्चस्व ने धीरे धीरे क्या किया, समाज में जो है राज्य को उत्पन्न किया। लेकिन इसका भी यहाँ पे खंडन किया गया। इसमें आलोचक कौन थे? इसके आलोचक के से पहले बात करें, इसके समर्थक थे प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो और अरस्तु द्वारा ये परिवार सिद्धांत का जन्म दिया गया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि परिवार सिद्धांत जो है उसमें एक समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जगह पे क्या ये पारिवारिक संरचना लागू थी या नहीं थी इसका कोई हमें प्रमाण नहीं है। और क्या हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 4-5 परिवारों ने आपस में मिलकर एक सर्वोच्च सत्ता बना ली तो इसके बाद क्या राज्य का जन्म हो सकता है? तो इसको भी इसलिए नकार दिया गया।
फिर आता है सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति संस्कृति और सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक विकास है जो कि समाज में संस्कृति, धर्म और परंपराओं के साथ विकसित हुई। इससे यह माना जाता है कि राज्य एक सामाजिक संस्था के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई जिसने मनुष्यों ने आपसी सामान्य इच्छा और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को एकत्रित किया और राज्य को जन्म दिया। इसके आलोचक कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति को अत्यधिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से जोड़ा जा रहा है जो कि बुनियादी राजनीति उद्देश्यों की उपेक्षा करता है। तो ये था आपके राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दक्षिण एशिया के किसी एक देश में उपनिवेशवाद के जो है उपनिवेशवाद और उपनिवेशवादी विरोधी संघर्षों के बारे में आपको बताना है। तो दक्षिण एशिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी देश का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि आप इसमें भारत के ही उपनिवेशिक विरोध और संघर्ष को लिखें। तो अगर हम भारत की बात करें तो इसमें देखिए मेरे को नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है, आप भली भांति इसको जो है 9th-10th क्लास से ही इवन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेम ही कहानी आपको इसमें लिख देनी है कि शुरुआत में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के तौर पर भारत में आती है। शुरू में व्यापार करती है लेकिन धीरे धीरे वो अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करती है, ठीक है। और उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जो है ये 2 शताब्दियों तक भारत पे उन्होंने शोषण किया, हमारे आर्थिक जो संसाधन थे उसका दोहन किया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोगों में जो है क्या हुआ, इसके प्रति विद्रोह की भावना शुरू हो गई और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना शुरू किया। तो 1857 की जो पहली क्रांति थी उसी को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। तो उस समय से ये कड़ी लगातार जारी रही जिसमें हम देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। 1857 की क्रांति के बाद से लेकर हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसने बहुत मजबूत आवाज उठाई। उसके अलावा हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने इसके खिलाफ इसका विद्रोह किया, ब्रिटिशियर्स को जो है हमारे देश से निकालने का प्रयास किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, यहाँ पे गांधी जी का योगदान रहा। उसके अलावा देखते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद असहमति की लहर दौड़ जाती है हमारे देश में और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने की बात की जाती है। तो उपनिवेशवाद की अगर समाप्ति की बात करें तो इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलता रहा। और जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ क्या कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसे आपको एज एक स्टोरी टेलिंग के रूप में अपना आंसर लिखना है, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है आपसे। तो इस शॉर्ट नोट्स में पहला आता है आपका, देखिए यहाँ पे गैबर्लियन आलमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में। तो जो आलमंड थे उनका संरचनात्मक कार्यक्रम जो कार्यात्मक दृष्टिकोण था ये राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और उन्होंने कहा कि जो राजनीति है एक सिस्टम है, ये सेम उसी प्रकार की थ्योरी है जो हमने डेविड ईस्टन की पढ़ी थी। तो उसी तरह का ये थ्योरी है कि राजनीति जो है एक सिस्टम के रूप में है और इसमें विभिन्न संरचनाएं होती हैं और इसमें कार्यात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो आलमंड के अनुसार जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी जो संरचना है उसमें आती है राजनीतिक दल, चुनाव संस्थाएं और सरकार आदि, ठीक है। तो इसी का इसमें अध्ययन किया जाता है। और आलमंड के राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं, अगर हम संरचनात्मक शब्द की बात करें तो उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रणाली के भीतर कुछ स्थायी घटक होते हैं और उसे विशेष रूप प्रदान करते हैं। और वहाँ उनका कार्यात्मक दृष्टिकोण से महत्व था या मतलब था कि राजनीतिक क्रिया और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया, ठीक है, कार्यात्मक रूप से। तो यहाँ आलमंड का सिद्धांत भी बिल्कुल इनपुट और आउटपुट सिद्धांत की ही तरह था। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार से समाज सरकार को इनपुट देती है और बाद में सरकार उसे आउटपुट के रूप में नियम कानून बनाती है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है आपका उपनिवेशवाद पर मार्क्स का मत। तो मार्क्स का जो उपनिवेशवाद पे मत था, ये जो थ्योरी थी, तो मार्क्स का मानना था जो उपनिवेशवाद शुरू हुआ है इसकी जड़ कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था है। प्रारंभ में हम देखते क्या है कि जब पूंजीवाद धीरे धीरे विकसित हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो उस औद्योगिकरण के
कारण जो यूरोपीय देश थे उनको जो है एक मार्केट की जरूरत थी। मार्केट किस लिए? जब वो उद्योगीकरण कर रहे थे तो बहुत सारा उनके पास माल निर्मित हो गया था और इन मालों को बेचने के लिए उनको मार्केट की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे जो है एशिया के देशों में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में घुसना शुरू किया। पहले तो वहां पे व्यापार के नजरिए से घुसे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको अपना उपनिवेशित बना लिया, उपनिवेश बना लिया, और उसके बाद उनका आर्थिक शोषण करते रहे, उनके कच्चे माल का प्रयोग करते रहे। और मार्क्स यहां कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब जो है पूंजीवाद के कारण उपनिवेशवाद अपनी चरम पे पहुंचेगा और उस समय लोगों को अपनी स्वतंत्रता का महत्व समझ में आएगा और वो इसके खिलाफ एक विद्रोह कर देंगे। तो मार्क्स कहते हैं कि यहां पे परिणाम स्वरूप होगा क्या कि यह शोषणकारी व्यवस्था धीरे धीरे एक बार नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण परिवर्तन आएगा और इन उपनिवेशों को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वास्तव में हुआ भी कुछ इसी प्रकार का था। तो यह था उपनिवेशवाद पर मार्क्स की थ्योरी। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक अंतर संबंध दर्शाता है। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध है, यह आपको इसमें बताना होता है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं या देखते हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक निर्णय है, राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो कैसे आर्थिक संरचनाओं को या आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है और किस प्रकार से आर्थिक निर्णय या प्रक्रियाएं जो है राजनीति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का ही आपसी संबंध बताना है। तो यहाँ इसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है आपका निर्भरता सिद्धांत के बारे में। तो निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? तो ये बताती है हमें विकसित और विकासशील देशों के बारे में। तो यहां पे प्रारंभ में क्या देखने को मिलता है कि जो भी उपनिवेशी देश थे जिनको शोषण किया गया, उपनिवेश बनाया गया ब्रिटिशियर्स द्वारा, फ्रांस द्वारा, ठीक है, तो उन्होंने पहले तो इनको अपना उपनिवेशवाद यानी कि गुलाम बनाया, यहां पे शासन किया। लेकिन जब बाद में ये देश आजाद भी हो गए तभी भी ये अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, संसाधनों के लिए काफ़ी हद तक इन्हीं विकसित देशों पर निर्भर रहे और इसी को निर्भरता सिद्धांत कहा जाता है। आज़ाद तो वो हो गए लेकिन वो अभी भी इन विकसित देशों के पिछलग्गू बने रहे संसाधनों के लिए, ठीक है, वस्तुओं के लिए। तो यही निर्भरता सिद्धांत था जिसमें कि देखते हैं कि वो आर्थिक शोषण इन देशों का आज भी शामिल है और निरंतर उनका एक शोषण चक्र चल रहा है और ये सभी विकासशील देश इस शोषण चक्र में लगातार फंसे जा रहे हैं। उत्पादन के साधनों की जो बात करें तो आज भी वो सारे साधन जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वो विकसित देशों के हाथ में ही है और हमें हर जरूरत के लिए इन विकसित देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये आपका डिपेंडेंसी थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बहुसंस्कृतिवाद और उसके आधारभूत लक्षणों को परिभाषित कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, मल्टीकल्चरलिज्म बताना है। तो बहुसंस्कृतिवाद में देखिए होता क्या है, ये एक राजनीतिक अवधारणा है जिसमें हम देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक समूह, ठीक है, इसके अस्तित्व में होते हैं। राजनीतिक समूहों के अलावा हम इसमें बात करें तो जो बहुसंस्कृतिवाद है इसमें हमें एक देश में या एक जगह पे हमें अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, जाति को मानने वाले और भाषा को मानने वाले लोगों का समन्वय देखने को मिलता है। तो बहुसंस्कृतिवाद ये मानता है कि समाज में विविधता एक सकारात्मक पहलू है, ना कि नकारात्मक पहलू है। तो बहुसंस्कृतिवाद समाज में विविधता को जो है प्रोत्साहन करता है और वो कहता है कि इससे बहुत सारे फायदे हैं, समाज में एकता बनेगी, आपसी सहयोग बनेगा और इसी को आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बना सकते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद के आधारभूत लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तो जहां भी बहुसंस्कृतिवाद हमें देखने को मिलता है तो वहां पे हमें विविध संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ पे एक राज्य का या एक सरकार का क्या दायित्व है कि उन सभी लोगों की सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखे, उनकी मान्यताओं को बचाए रखे, उनकी परंपरा, उनकी सांस्कृतिक पहचान, इन सब का सम्मान होना चाहिए। और बहुसंस्कृतिवाद जो है ऐसे समाज की मिसाल देता है जहां पे सभी सह अस्तित्व और सामंजस्य पूर्वक रहते हो। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। सेकंड हो सकता है आपका समान अधिकार और अवसर। तो बहुसंस्कृतिवाद में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को किसी भी आधार पर भेदभाव ना करते हुए सभी को समान अधिकार और अवसर दिए जाए, संस्कृति और पहचान का संरक्षण किया जाए। यदि कोई अलग संस्कृति से है, कोई आदिवासी समुदाय से है, तो उनकी जो भी संस्कृति है, उनकी पहचान को बनाए रखा जाना चाहिए और राज्य का ये दायित्व है
कि उनके ऊपर कोई एक विशेष परंपरा या एक विशेष दायित्व उन पे ना थोपा जाए। इसके अलावा समाज में सहिष्णुता और सहयोग को बनाए रखने के लिए भी बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि इसमें हमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विभिन्न जो समूह हैं उनके मतभेदों को समझना चाहिए और उनको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना चाहिए। विविधता के प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देखना चाहिए। अक्सर ये देखते होंगे कि जहाँ पे यदि कहीं विविधता देखने को मिलती है तो किसी एक वर्ग द्वारा उस विविधता को समाप्त करने की कोशिश की जाती है और एक समान व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाती है, जबकि ये गलत है। इस विविधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और विविधता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो ये था आपका बहुसंस्कृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुनिर्जातीय समाज में संघवाद और सहयोगवाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसे भी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। बहुसंस्कृति वाद जिस प्रकार से हमने पढ़ा तो वैसे ही ये बहुनिर्जातीय समाज की बात कर रहा है, जिसमें अगर कोई अलग संस्कृति के व्यक्ति हैं, अलग समुदाय है, आदिवासी समुदाय से हैं, तो ये आदिवासी समुदाय अलग ये जो है समुदाय हैं, तो किस प्रकार से संघवाद या सहयोगवाद अपनी भूमिका निभाता है इनके संरक्षण के लिए। तो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो शक्ति का केंद्र जो वितरण होता है, शक्ति का जो बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य और प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। तो इस बंटवारे का यही फायदा होता है कि किसी एक सरकार या एक व्यक्ति का शासन पे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता और इसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इन जो निर्जातीय जो समूह है उनकी आपसी पहचान और संस्कृति को बचाए रखने में हेल्प मिलती है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर इस पे केंद्र सरकार के द्वारा जो है आघात किया जा रहा है तो राज्य सरकार उसको जो है संरक्षण प्रदान करेगी और उसको फलने फूलने में मदद करेगी। तो संघवाद में देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर सहयोगवाद की बात करें तो सहयोगवाद भी संघवाद से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको मामूली डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सहयोगवाद है संघवाद से थोड़ा अलग है, लेकिन उससे समर्थन करने वाला सिद्धांत है जो भी विभिन्न जातीय संस्कृति और सामाजिक समूहों के बीच सहयोग और साझेदारी की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो सहयोगवाद क्या देता है, क्या करता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय हैं, निर्जातीय समुदाय हैं, तो उनके बीच में आपसी सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लेंगे, इसे आप पढ़ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वैश्वीकरण के युग में निर्जातीय आंदोलनों को निर्धारित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो वैश्वीकरण के युग में निर्जातीय आंदोलन हैं तो उनको कौन कौन से कारक जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उसको आपको बताना है। तो वैश्वीकरण युग में देखते हैं कि सबसे बड़ा जो कारक रहता है इसमें आर्थिक कारक रहता है। तो आर्थिक कारण से हुआ क्या कि वैश्वीकरण में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हुई, औद्योगिकरण हुआ, जिसकी वजह से हमें समाज में निर्जातीय असमानताएं देखने को मिलती है। तो ये असमानताएं कैसे फैली, वो इस प्रकार से फैली कि समाज में एक वर्ग के पास बहुत अधिक संपत्ति आ जाता है और दूसरे वर्ग के पास संपत्ति नहीं होती और उसके साथ भेदभाव पूर्वक व्यवहार होता है, जिसकी वजह से निर्जातीय असमानताएं बढ़ती है और आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक पहचान को भी चुनौती दी। तो वैश्वीकरण के दौर में देखते हैं कि दुनिया भर के देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ठीक है, आज आप एक देखते होंगे कहीं ना कहीं वीडियो के फॉरेनर्स किस प्रकार से साड़ी पहनना पसंद करते हैं। इवन हमने तो टोटली जो है वेस्टर्न जीन्स को अडॉप्ट कर लिया है, उसके अलावा हम खादी तो भूल चुके हैं। तो इसने क्या किया, इसने नेगेटिव इंपैक्ट डाला और इसकी वजह से हमें निर्जातीय आंदोलन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति, उनको पहचान, उनको खोने का डर रहता है। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार और स्वायत्तता की मांग भी आंदोलन को जन्म देते हैं। यहाँ हम वैश्वीकरण युग में देखते हैं कि जो निर्जातीय समूह है उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारे से सब कुछ, हमारी जमीन जगह हमसे छीन ना ली जाए, इसीलिए वो अपने राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग करते हैं और अपने कैंडिडेट को भी अपने एरिया में चुनाव के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी में ने भी निर्जातीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पहले जो आंदोलन हुआ करते थे उनको जो है इतनी कवरेज नहीं मिला करती थी, लेकिन जब से सूचना प्रौद्योगिकी आई है, इंटरनेट के माध्यम से भारत में चल रहे आंदोलनों का समर्थन विश्व के अन्य कोनों से भी
समर्थन मिलता है। वैश्विक पहचान और सहयोग की बात करें तो अब के समय में जो निर्जातीय समूह है वो केवल अपनी पहचान एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वो भी अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पे अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। इनकी वजह से ये आंदोलन हमें देखने को मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सर्वाधिकारवादी सत्ता के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो एक सर्वाधिकार से मतलब है ऐसा देश, ऐसी जगह या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पे सत्ता का केंद्रीकरण होता है। और ये सत्ता का केंद्रीकरण किसके बीच में होता है? किसी एक व्यक्ति के पास होगा, या किसी एक छोटे समूह के पास होगा, या फिर किसी एक परिवार के बीच में होगा। जहां पे देखते हैं हम राष्ट्रपति शासन होता है, या तानाशाह होता है, या सम्राट होता है। तो ऐसी जगह पे सत्ता का जो मेन केंद्र होता है एक व्यक्ति, एक परिवार या एक छोटे समूह के पास ही होता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण और शासन प्रणाली। तो यहाँ के शासन प्रणाली आप सब स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसका पुराने समय में देखें या पहले के समय में देखें तो आप इसमें जो है जर्मनी का इंपॉर्टेंट रोल रहा पहले, जिसमें जो सारा पावर था एक व्यक्ति यानी कि जिसके हिटलर के पास था। इसके अलावा सोवियत संघ की बात करें तो स्टालिन जो था वो शासन का केंद्र था, सारी शक्तियाँ उसी के पास थी। तो एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ की सारी लोकतंत्र व्यवस्था, पुलिस, सेना, कानून व्यवस्था सभी कुछ उसी एक व्यक्ति के ही हाथों में होती है। और इसमें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का हनन होता है। जैसे आज के देश में अगर हम बात करें, चीन की बात करें, ठीक है, या फिर हम इसके अलावा कोरिया की बात करें, तो वहाँ के जो तानाशाह है वहाँ पे केवल एक ही दल है। आपने चीन में शायद ही किसी दूसरे पार्टी का नाम सुना होगा, या जैसे हमारे देश में देखते होंगे यदि भाजपा के द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसका विरोध करने के लिए छोटे छोटे लेवल पे हजारों सैकड़ों जो है पार्टियां एकत्रित हो जाती हैं और विरोध करती है। लेकिन चाइना में देखें तो इस प्रकार की कोई भी आपको विद्रोह प्रदर्शन देखने को नहीं मिल पाता होगा। इसके अलावा देखिए तो राजनीतिक विपक्ष और संस्थाओं का दमन किया जाता है। तो ये हेडिंग भी उसी से मैच करता है कि यहाँ पे कोई भी जो है संस्था है ही नहीं जो विरोध कर सके। ठीक है, हमारे देश में देखते हैं इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे का आए दिन किसी ना किसी कारणवश विरोध करती रहती है। तो जहाँ पे सर्वाधिकारवादी सत्ता होती है वहाँ पे सभी संस्थाओं को खत्म कर दिया जाता है। वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स का जो है ऑफिस नहीं देखने को मिलेगा, सामाजिक समूह या दबाव समूह देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा बात करें तो इन शासकों का उदाहरण दे सकते हैं कि जो प्रेरक तत्व होते हैं इनकी शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका सर्व अधिकारवादी। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछता है निर्जातीय राष्ट्रवाद, नौकरशाही संघवाद और एक दलीय पद्धति के बारे में। तो इसे भी आप स्टडी कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।